Hey guys, what's up? Very warm greetings of the day. दोस्तों आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बिगनिंग फ्रॉम ए स्मॉलर टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स होते क्या है। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है उनको सुपर हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है तो सुपर हैवी एलिमेंट नहीं कहलाएगा। लेड का एटॉमिक नंबर 82 है तो दैट इज नॉट सुपर हैवी एलिमेंट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, दैट इज अगेन नॉट सुपर हैवी एलिमेंट्स। सुपर हैवी एलिमेंट्स आर दोज whose atomic number is greater than 100. एक्टिनोइड्स का एटॉमिक नंबर 90 to 103 होता है तो लास्ट के 3 एलिमेंट से सुपर हैवी एलिमेंट, एक्टिनोइड सीरीज के लास्ट 3 एलिमेंट से सुपर हैवी एलिमेंट्स की शुरुआत हो जाती है। ग्रेटर देन 100 वाले बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको फाइनली आईयूपीएसी ने किसी साइंटिस्ट के नाम पर या किसी प्लेस के नाम पर फाइनल आईयूपीएसी नेम नहीं दिया है। तो उस आईयूपीएसी नेम, जब तक उसका फाइनल आईयूपीएसी नेम और फाइनल एक्सेप्टेड नेम ऑन द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट और डिस्कवरर और नेम ऑफ सम प्लेस जहाँ पर उसकी डिस्कवरी हुई और सम कोरिलेशन दैट कमिटी ऑफ आईयूपीएसी एक्चुअली फाइनलाइजेस, जब तक वो नहीं आया है तब तक हम फाइनल नेम से पहले हम एक रूल बना लिया आईयूपीएसी वालों ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर एलिमेंट्स जो ग्रेटर देन 100 है एटॉमिक नंबर रखते हैं। एक और टर्म होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ज्यादा होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आपका 92 है तो 92 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है, जैसे यूरेनियम का 92, नेपच्यूनियम का एटॉमिक 93, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94, एम्ब्रिशियम का एटॉमिक नंबर 96, सो ऑन सो एच। तो 92 से ज़्यादा यानी कि एटॉमिक नंबर 93 ऑनवर्ड्स अप टू 118 तक जो पीरियोडिक टेबल में जगह है रखने की एलिमेंट की, 118 एलिमेंट के लिए देयर इज प्लेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लार्ज फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस 92 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर यानी कि 93, 94, 95, 93 ऑनवर्ड्स जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट के हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। तो सुपर हैवी एलिमेंट भी डेफिनेटली रेडियो एक्टिव हो गए। और ये सारे के सारे सुपर हैवी एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर मैन मेड, सिंथेटिक और ऑल ऑफ दीज आर आर्टिफिशियल, दीज आर नॉट नेचुरल। सुपर हैवी एलिमेंट्स आर नॉट नेचुरल एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स ज़्यादातर नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम थोड़ा बहुत ट्रेसेस में आपके नेचर में मिलते हैं। जो यूरेनियम की ओर है पिच ब्लेंड, उसी में खुद नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम बहुत ही ट्रेसेस में मिलते हैं। तो बस उसके बाद के नेपच्यूनियम प्लूटोनियम के बाद के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही हैं, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ना होकर वो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि नेचुरल रेडियो, जैसे कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, नेचर में एग्जिस्ट करता है हर लिविंग बीइंग में। मेरे अंदर कार्बन 14 है, आपके अंदर कार्बन 14 है, सारे एनिमल्स के अंदर, सारे प्लांट्स के अंदर कार्बन 14 है। एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो भी कार्बन 14 कार्बन 12 दोनों रखती है। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से कि कार्बन 14 इज देयर इन नेचर। हम भी नेचर के हिस्से हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन सुपर हैवी एलिमेंट्स आर सिंथेटिक और मैन मेड और आर्टिफिशियल, तो इनकी जो रेडियो एक्टिविटी उसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। Spontaneous decay of alpha, beta and gamma rays
from radioactive substance from unstable nuclei or nuclides of radioactive atoms is known as radioactivity. Spontaneous मतलब खुद पे खुद हो, अपने आप, हम उसको ट्रिगर नहीं कर रहे कि भाई तुम अल्फा डीके करो, तुम बीटा डीके करो, नहीं। जो जिस भी तरह के डीके वो कर रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा, नेचुरल रेडियोएक्टिव डीके होते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है वो, तो वो स्पॉन्टेनियसली होती है। स्पॉन्टेनियसली मतलब ऑन इट्स ऑन। इफ आई से स्टडिंग डे एंड नाइट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर IIT एंड नीट एस्पिरेंट्स। आप लोग हंस रहे होंगे मन ही मन में, सर आपने स्टेटमेंट सही तो नहीं बोला है। खैर, काफी हद तक बात सही है, पर एज ए टीचर मुझे कुछ आइडियलिस्टिक बात बोलनी होगी जो कि प्रैक्टिकलिटी से डिविएशन रखती है। ऑल्दो आई टॉक समथिंग विच आर वेरी प्रैग्मेटिक एंड वेरी प्रैक्टिकल, एंड दैट जनरली यू स्टूडेंट्स हैव ऑब्जर्व्ड कि I don't talk much idealistic because idealistic and perfectionist is just hypothetical case most of the times. और जो pragmatic, एक होता है smart, एक होता है street smart, है ना, कहीं फेंक दो, बिंदास, smartly he will act and make out some possible way, and that is better way relatively in comparison of others in every kind of adverse situation. So guys and girls, super heavy elements are those elements whose atomic number is greater than 100, and transuranic elements are those elements जिनका atomic number यूरेनियम से ज्यादा है, यानी कि 93 और उससे ज्यादा atomic number वाले transuranic element कहलाते हैं। जब तक 100 से ज्यादा atomic number रखने वाले elements का फाइनली IUPAC नेम नहीं दे देती किसी साइंटिस्ट या किसी जगह के नाम पर, तब तक उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर तरीके से आप उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली उनका IUPAC नेम यूज करेंगे। तो कभी कभाव बाय चांस छुटमुट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 109, सुपर हैवी है, 100 से ज्यादा वाले। What is the IUPAC नेम अगर एलिमेंट 119 एटॉमिक नंबर वाला डिस्कवर होता है तो? What is the IUPAC नेम अगर एटॉमिक नंबर 120 वाला एलिमेंट, what is the IUPAC नेम? तो there are certain rules। बस ये टेबल आपको ध्यान है, IUPAC के रूल्स की ये टेबल है, तो आप IUPAC नेम सुपर हेवी एलिमेंट का बहुत आसानी से लिख सकते हो। इट विल बी केक वॉक फॉर यू, इट विल बी डैम इजी गाइस। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारो कहानी कुछ ऐसी है, एटॉमिक नंबर में 0 to 9 कोई ना कोई डिजिट यूज होंगी। जैसे मैं बोलूं 109 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, तो 1, 0 और 9 तीन डिजिट्स इसके एटॉमिक नंबर को बनाती हैं। वैसे कभी आपने सोचा, हम लोग बोलते हैं कि he is IITians are considered to be topmost brains of the country, and definitely they are major percentage of top brains of the country goes to Indian Institute of Technology, and that is there, and of course in AIIMS and top medical colleges as well, ज़्यादातर 80% top brains इन्हीं इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में। दैट इज अ ट्रेंड इन इंडिया, यस और नो? कुछ बहुत ही कम, बॉम्बे जैसे शहर की बात करें तो जहाँ पर significant or a decent number of upper level students who are good scorer and having good analytical skills go in the field of commerce as well, and some are there in arts as well, but generally अगर हम देखें तो ये कटु सत्य है कि सारे टॉप ब्रेन्स साइंस लेते हैं, और सारे टॉप ब्रेन्स जो साइंस लेते हैं उनके भी टॉप ऑफ द टॉपेस्ट, यानी कि पूरे 10th में जितने भी स्टूडेंट आपके 10th मैट्रिकुलेशन करते हैं उसमें 0.1% से भी कहीं कम, 0.01% से 0.001% से भी आप कम स्टूडेंट बोल सकते हो जो कि those who make it to Indian Institute of Technology and especially with BTech degree। सेम एम्स में भी इसी तरह हम बहुत कम परसेंटेज, लेस देन 0.1% डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं। वो
सिर्फ टोटल 10th मैट्रिकुलेशन करने वाले स्टूडेंट्स का नहीं, साइंस लेने वाले स्टूडेंट का भी इतना ही परसेंटेज है। तो these examination for AIIMS and IITs are examination of rejection, not the examination of selection. They reject more and select a few. बट हमें तो एक सीट चाहिए और एक सीट हम लोग कर लेंगे। अगर परमवीर सर आईआईटी में पहुंच सकते हैं एक टॉप रैंक से, तो आप लोग भी आईआईटी और एम्स में बड़े प्यार से पहुंच सकते हो, आप जैसा सामान्य जनमानस में। एंड दोस्तों, मेहनत किसी को जायदाद में नहीं मिलती, मेहनत खुद अपने ऊपर है और ये अचीवमेंट अपने खुद के अपने ऊपर है। वी कैन डू इट। बहुत सीट है हमारे लिए, बहुत सीट है, हम मेहनत करेंगे तो इवेंचुअली वी मेक इट। हैव फर्म बिलीव ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन मेक इट टू आईआईटी, कैन मेक इट टू एम्स, क्योंकि वहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है। हमारा नंबर तो आ जाएगा, हमें तो मात्र एक सीट चाहिए। दोस्तों, ये कुछ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की बात चल रही थी, अब केमिस्ट्री ऑफ जेईई एंड नीट की बात कर लेते हैं इन कंटिन्यूएशन। डिजिट 0 to 9 एक चीज और बोलना चाहूंगा एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड विद द केमिस्ट्री ऑफ जेईई एंड नीट। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की एक बहुत ही सुंदर बात और आपके सामने मैं रखूंगा। सुंदर बात ये है, कभी आपने इस तरह एनालाइज करके सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी रेयरली पीपल हैव थॉट अबाउट दिस स्मॉल थिंकिंग एंड दिस इज, भाई साहब डिजिट हम 0 to 9 10 डिजिट पढ़ते हैं एज इट होते हैं, और 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। सारे ग्रंथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर यू स्टडी, सोशियोलॉजी, व्हाटएवर यू स्टडी। दोस्तों, ये 10 डिजिट और 26 लेटर्स का कमाल है। सारा वही तो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा पढ़ा क्या है बताओ? बाई चांस नॉर्मल न्यूमरल्स वगैरह वो नील, पर वो नहीं भी यूज करेंगे तो इनसे हमारा काम चल जाएगा। तो 26 + 10 36, इन्हीं का ही तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सारी बुक, सारे ग्रंथ, सब कुछ बना हुआ है। सारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सारी एमबीबीएस की पढ़ाई, सारी पीजी की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन का, व्हाटएवर डू, तो एवरीथिंग इज, तो ये 26 + 10 36 डिजिट्स एंड लेटर्स के चक्कर में हम पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, और फिर भी हम अंत में बोल जाते हैं बहुत बड़े हम साइंटिस्ट, डॉक्टर, आईआईटीएन, आईएएस ऑफिसर, ये सब बनने के बाद भी हम जिंदगी के अंत में बोलते हैं, जब सच में समझ आती है कि नॉलेज इज ए बिग ओशन एंड वी जस्ट पास बाय द सी शोर। समुद्र के किनारे से होके, पूरी समंदर एक नॉलेज है, तो समुद्र के किनारे से होके हम गुजर गए, बस इतनी सी नॉलेज हमें है। दैट इज ट्रू एंड हार्ड फैक्ट। इसलिए देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग, देयर इज, वी मस्ट हैव अर्ज टू लर्न, देयर इज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स इन द ईयर्स टू कम दैट वी हैव फर्दर अहेड। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए बहुत बार परम सर बोलते हैं कि कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले और तुझसे बेहतर पढ़ने वाले। एक बार तालियां ठोक दो। तो बच्चों, आज आप लोगों को लग रहा होगा बहुत दिनों बाद कि सर जिस तरह क्लासरूम में एक मौज मस्ती से पढ़ाते हैं, टीचिंग विद फन मीन्स परमवीर सर, ऐसा परमवीर सर के बारे में बोला जाता है कि टीचिंग विद फन मीन्स परम सर। तो आज थोड़ी सी उस चीज की आपको झलक मिली होगी, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग एंड ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ entertainment are missing, because in today's scenario it is not the era of education, it is not the era of entertainment merely, it is the era of edutainment। अगर हम फन में पढ़ाई कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो पढ़ाई कभी पीड़ा नहीं होगी। उससे अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर, जो आपको कोई भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को केमिस्ट्री के साथ मिलाकर पढ़ा दे, तो उससे बड़ा जादुई
कोई असर हो नहीं सकता सब्जेक्ट के ऊपर। तो दोस्तों, when we actually meet in the classroom, we have a lot of fun and fun related to chemistry, intermingling it with chemistry of life. तो मैं बहुत बार बोला करता हूँ बच्चों को कि बच्चों, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ। कभी आपको गलत फहमी हो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ा रहा हूँ। और जिसने इसका मीनिंग सही में समझ लिया तो, एंड वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, ये सब साइकोलॉजी है। ऑल दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। इफ यू हैव स्टडीड, मैं जीके वाली बात कर रहा हूँ, साइंस की जीके, इंट्रोडक्टरी, मजेदार कुछ। साइकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक साइंस और दूसरा ने साइंस। साइकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, मतलब अपना पर्टिकुलर ओपिनियन, एक अपनी थॉट प्रोसेस को साइकोलॉजी बोलते हैं। किसी के वो गलत हो या सही हो, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से बैकअप हो, या फिर आप ऐसे ही रैंडमली बिना किसी लॉजिक के बोल रहे हो, सब साइकोलॉजी है। तो दोस्तों, साइंस एंड ने साइंस मतलब साइंस विदाउट लॉजिक, एंड साइंस इज साइंस विद लॉजिक। हम जो पढ़ते हैं वो साइंस पढ़ते हैं। ने साइंस, भूत की कहानी एक नई साइंस है। भूत इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा मैं सोचता हूं कि वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लोग मानते हैं भूत है या नहीं है, अपने दिल को ऐसे मानना चाहिए कि भूत नहीं है, तो अच्छा लगेगा जीने में। हालांकि देयर आर स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल एविडेंसेस ऑफ पीपल हु फील समथिंग वेरी वियर्ड। माय ओन परसेप्शन इज, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा है हमारे लिए। और आने पर इफ वी डू रिसर्च एंड वी डू ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन द इयर्स टू कम, देन वी कैन से कि भाई हमारे चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं, वो भी साइंस बन जाएगी ने साइंस की, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। पर उसमें हमने लॉजिक और फंडा ढूंढ लिया, क्योंकि ये सारा फॉर्म, पूरा यूनिवर्स, अगर आप सोचो तो पूरा यूनिवर्स मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस दिन आप पेट्रोल, धीरे धीरे साइंस पढ़ोगे आपके दिमाग में ऐसी चीजें आने लग जाएंगी। अगर आप कहीं पे पेट्रोल खरीद रहे हो तो जैसे साइंस पढ़ोगे, थोड़े दिनों बाद हो गई, मैं तो केमिकल एनर्जी खरीद रहा हूँ, दैट कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी से हमारी गाड़ी का पहिया घूमता है, एंड वी मूव फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे टू दिस पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली। तो कहीं से हम घूमे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो दोस्तों, whatever we are studying is basically the psychology। दोस्तों, सब साइंस साइकोलॉजी का हिस्सा होता है ब्रॉडली अगर हम देखें तो, पर इस तरह लोग सोचते नहीं है। हमारा इंडिविजुअल परसेप्शन किसी चीज के लिए कुछ भी हो सकता है, और अपना इंडिविजुअल परसेप्शन बनाना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। पर जब फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर चीज है, ज्यादातर हम जो साइंस पढ़ते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड चीज है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड चीज है, तो वो जो फैक्ट्स हैं वो तो ध्यान रखने होते हैं। एज फार एज इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, यस देयर इज ए डिसेंट रोल ऑफ मेमोरी। यस, जिस दिन आप आईएएस की प्रिपरेशन करोगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, या पीसीएस की प्रिपरेशन करोगे, या स्टेट लेवल दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, आप जैसे आरएएस हो गया, लाइक दिस व्हाटएवर, पीसीएस की तैयारी करोगे, व्हाट वी कॉल जनरलाइज वैसे बोला जाता है स्टेट लेवल पे, तो आपको लगेगा कि भाई साहब देयर इज बिग रोल ऑफ मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी का बड़ा रोल है। यस, तो टू बी सक्सेसफुल मेमोरी का डेफिनेटली एक रोल है। हालांकि बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन ये कह गए, आइंस्टाइन जैसे, उन्होंने, किसी ने पूछा कि आप ये डेटा ध्यान क्यों नहीं रखते, हर डेटा आप अपने कहीं लिख कर रखते हो, कहीं पे पर्टिकुलर जगह से देखते हो और तब उसको यूज करते हो, क्यों? वो बोलता है कि मैं अपने माइंड का स्पेस मैं क्यों यूज करूँ उस चीज़ के लिए, मैं अच्छी चीज़ सोचूंगा, साइकोलॉजी डेवलप करूंगा, क्योंकि साइंटिस्ट का एक काम होता है, साइंटिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट का एक काम होता है कि भाई मैं अच्छी चीज़ सोचूंगा, उसके लिए अपना माइंड स्पेस यूज करूंगा, मैं अपनी मेमोरी यूज करूंगा, जो कि पर्टिकुलर कॉन्शियस एंड परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो पाए। Why should I fill with data? But all over the world, in fact, memory has great role to be successful academically.
ओके, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में साइंटिस्ट बन जाओ तो उस तरह का जरूर यूज कर सकते हो। 0 1 2 3 अप टू 9। तो दोस्तों कम बैक टू द साइंस ऑफ JEE and NEET। 0 to 9, 9 से 10 से सारे एटॉमिक नंबर बनेंगे सुपर हैवी एलिमेंट्स के। हम जो रूट यूज करेंगे, जीरो डिजिट अगर जीरो है तो उसके लिए रूट IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट में यूज करेंगे, वो निल करेंगे, 1 है तो अन करेंगे, 2 है तो बाई करेंगे, 3 है तो ट्राई करेंगे, 4 है डिजिट तो क्वेड यूज करेंगे, 5 है तो पेंट यूज करेंगे, 6 है तो हेक्स यूज करेंगे, 7 है तो सेप्ट यूज करेंगे, 8 है तो ऑक्ट यूज करेंगे, 9 है तो इन यूज करेंगे। अब मैं कुछ टिक कर देता हूं एंड यहां पर आप गलती कर सकते हो। क्यों गलती क्यों करोगे? क्योंकि हमारा माइंड कोरिलेशन पे चलता है और जितना अच्छा कोरिलेशन कर लेते हैं उतने अच्छे विद्यार्थी हम लोग बन जाते हैं। bigger the sense of correlation with the things, very good learner you are, very good student you are in life। yes, आपका कोरिलेशन अभी ये चल रहा है, चलना चाहिए कि भाई साहब हमने पढ़ा था 9th 10th में जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, ये सुनो, जब बड़ा क्यूटनेस थी आपकी फेस पे, अभी आपका फेस थोड़ा बड़ा बड़ा मैच्योर आदमी का मैच्योरिटी आ जाती है, वो क्यूटनेस खत्म हो जाती है 11th 12th में जाके। दैट यू विल ऑब्जर्व, है ना, 10th तक बच्चा बड़ा क्यूट लगता है, 11th 12th में इट इज जस्ट थोड़ा मैच्योरिटी फेस पे दिखाई देने लगे, सीरियसनेस दिखाई देने लगे। पर हंसते रहना, हरदम खुश रहने वाला आदमी हरदम अच्छा काम करता है। बी हैप्पी ऑल द टाइम्स, बट हैप्पी डज नॉट मीन नॉट अवॉइड वर्किंग इन लाइफ, दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। काम करो लेकिन खुश होके करो, जिंदा दिल होके करो, सक्सेस बहुत नजदीक अपने आप आती चली जाएगी, सारी कायनात आपको फेवर करने लगेगी। ओके दोस्तों, निल अब भाई वहां पर तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, वहां पे वर्ड रूट यूज करते हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं, यहाँ पे अन यूज करते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, यहाँ पे क्वेड यूज कर रहे हैं। 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे सेप्ट यूज कर रहे हैं। 9 कार्बन के लिए हम किसी प्रिंसिपल चेन में 9 कार्बन हो तो हम लोग ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में नॉन यूज करते हैं, यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं। बाकी सब जगह अब ये यूज करते हैं, लेकिन बाई ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में भी हम यूज करते हैं बाई डाई, कॉमन नेमिंग में एटलीस्ट यूज करते हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में। ट्राई भी हम लोग यूज करते हैं। ये सब तो कॉमन है, लेकिन क्वेड, सेप्ट और इन और निल और अन, बस यहाँ है, यहाँ पर आपको यूज करने में वो वही चीज यूज कर लोगे, यू विल मेक मिस्टेक। निल है 0, वहां पर तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रिंसिपल 0 होते नहीं है, तो इसका तो सवाल नहीं उठता वहां पे इन्वॉल्वमेंट होने का ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में। अब इसका पहला लेटर आप उठा लीजिए, फर्स्ट अल्फाबेट। निल का N, एब्रीवेशन यानी कि सिंबल जब एलिमेंट का लिखना हो तो एब्रीवेशन यूज करेंगे, पूरा नाम लिखना हो तो रूट यूज करेंगे, और जब एटॉमिक नंबर लिखना हो तो डिजिट यूज करेंगे। ये एटॉमिक नंबर लिखने के लिए, ये IUPAC नेम लिखने के लिए है, और ये सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखने के लिए है। तो निल का N, अन का पहला लेटर U उठा लो, बाई का B उठा लो, ट्राई का T उठा लो, क्वेड का Q उठा लो, पेंट का P उठा लो, हेक्स का H उठा लो, सेप्ट का S उठा लो, ऑक्ट का O उठा लो, इन का E उठा लो। बस एब्रीविएशन तो मजाक है अगर रूट याद है तो। अब सभी IUPAC बोलती है कि फाइनल जो सफिक्स है जिससे IUPAC नेम एंड होगा वो EM रखेंगे हम। वैसे हमने इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में पढ़ा था EM किसके लिए होता है, बेसिक रेडिकल और कैटायंस के लिए होता है, अमोनियम, फॉस्फोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हेलोनियम, लाइक दिस, होप यू रिमेंबर। तो EM यहां पर भी लगाएंगे हम लोग। अब कुछ स्पेशल केसेस में जब IUPAC नेम लिखते हैं सुपर हैवी एलिमेंट का, तो बच्चों कुछ नेम सोर्ट कर दिए जाते हैं। देयर आर सर्टेन नेम्स व्हिच आर sorted specifically in the following cases। जब बाई और EM आ जाए, IUPAC नेम लिखते हैं बाई के बाद EM लिखना पड़ेगा, सफिक्स ये रहेगा हर किसी IUPAC नेम ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट में। तो बाई और EM 2 बार आई आ रहा है तो एक आई को डिलीट कर दीजिए, तो बाई M। ट्राई और EM में 2 बार आई आ रहा है कंसेक्यूटिवली, जब एक साथ लिखेंगे, प्लस का साइन तो मैंने अलग करने के लिए सेग्रीगेट करके दिखाया है।
ट्रायम एक आई डिलीट कर दीजिए, इन प्लस निल ये आता है, तो डबल एन और या सिंगल एन, 3 बार एन हम नहीं लिखते, 2 बार ही लिखते हैं, तो इन निल हम लिखेंगे। दिस वे आईयूपीएसी नेम में हम कुछ डिलीट कर देंगे लेटर्स, और इस तरह नेम इज शॉर्टन्ड फॉर सुपर हैवी एलिमेंट्स। दोस्तों बस ये टेबल ध्यान है तो कछु नहीं। सो आईयूपीएसी दी हुई ये टेबल, अब भाई साहब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि सर आईयूपीएसी वालों ने 4 के लिए क्वाड क्यों लिखा, टेट्रा क्यों नहीं लिखा, ब्यूट क्यों नहीं लिखा, रूट एलिमेंट्स के आईयूपीएसी नेम के लिए। आईयूपीएसी कमेटी ने जैसे आपका नाम धर्मवीर है तो आपका नाम धर्मवीर है, परमवीर, सोमवीर, धर्मवीर, महावीर, हरियाणा में बड़े वीर होते हैं, पंजाब में बड़े परमजीत, यशजीत, व्हाटएवर भी है ना, बहुत सारे जीत होते हैं, उधर मीत होते हैं, ये सब कॉमन नेम होते हैं पंजाबी लोगों के। ओके दोस्तों, तो दिस इज आपका नाम किसी ने सोनू रखा तो सोनू रखा तो रखा, लोगों ने डिसाइड किया तो रखा, तो आईयूपीएसी कमेटी ने जो डिसाइड किया तो ये है, खेल खत्म, दैट्स ऑल, यू हैव टू मेमोराइज इट, रट लेना, एमएमएल मक्का मार लो, ठीक है भाई साहब। ओके दोस्तों, इट इज वेरी इजी, लिखते हैं, आप खुद पे खुद बिंदास लिखते चले जाओगे। ये क्या है, 101, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और फिर अन, तो ये क्या हो गया, अन, फिर 0 के लिए निल, फिर अन और सफिक्स एम, समझ में आ गया, अन निल अन, अन निल अन, सफिक्स एम हो गया। तो बताओ सिंबल क्या हो गया, अन, फिर निल का एन, सिंबल मतलब एब्रिविएशन यूज करेंगे, और फिर अन, ये सिंबल। पीरियोडिक टेबल में आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, यू यू करके बहुत लिखे देखे होंगे आपने। 102 अन, 0 का निल, बाई और सफिक्स एम है तो बाई, आई डिलीट कर देंगे, अन निल बायम। 103 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, ट्रायम, ट्राई और एम मतलब ट्रायम जैसा लिख रखा है, अन निल ट्रायम, इस तरह सिंबल में लिखूंगा 103 का। 104 को क्या लिखेंगे, आप समझ चुके हो, अन निल क्वेड 4 के लिए और एम सफिक्स, अन निल क्वेडियम। बताओ ये क्या हो जाएगा, 107 के लिए अन निल, ये क्या है, वो हेप्ट हो गया, सेप्ट, सेप्ट और सफिक्स एम, अन निल सेप्टियम। ये क्या हो जाएगा, मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं, अन निल इनियम, तो ये क्या हो जाएगा, अन निल इनियम। बताओ अन 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 इयम क्या हो जाएगा, अन अन फिर अन फिर इयम, अन 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 3 बार 1 है तो अन 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 इयम, इजी। 104 क्या होगा, अन अन कोएडियम, अन अन कोएडियम। इसका क्या होगा, अन अन सेप्टियम, अन अन सेप्टियम, अन अन इनियम, अन अन इनियम। 120 के लिए अन बाई निलियम, अन बाई निलियम। इस तरह आपके सिंपल लिख दोगे ये एलिमेंट्स के, और ये आपके नाम होते चले जाएंगे। यू कैन राइट इट वेरी इजीली। So this is about IUPAC nomenclature of super heavy elements. Just remember this table, और जो टिक मार्क है उसका ध्यान रखना। Hope you agree। बस वहीं पे आपकी मिस्टेक होगी, बाकी मिस्टेक नहीं होगी, चलते फटे। अब
एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ चीजें और हम यूज करेंगे इधर, वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आए कहां से? देखो, सर्किल के लिए एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथ में एक चैप्टर पढ़ते हो सर्किल। इलिप्स के लिए इक्वेशन होती है, पैराबोलिक के लिए इक्वेशन होती है। पैराबोलिक इक्वेशन तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो हर स्फीयर की एक इक्वेशन होती है, डंबल की एक इक्वेशन होती है, डबल डंबल शेप की एक इक्वेशन होती है, हर तरह की ज्योमेट्री की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। इसी तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसी से जो सॉल्यूशन आए उस वेव इक्वेशन के, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, और उस इक्वेशन से एक 3 डायमेंशनल आपकी पूरा रीजन बनता है, पूरा एक ज्योमेट्री बनती है और पर्टिकुलर शेप बनती है, 3D शेप, और वही शेप उन ऑर्बिटल की शेप बताती है। तो इनका भी अपना श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से, पर आपको फाइनली शेप ध्यान होनी चाहिए, दैट्स ऑल, दैट विल वर्क वेल एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर योर जेई नीट एज वेल एज जेई एडवांस। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। वहां पर एक चीज होती है, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह वेव की तरह कंसीडर करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन वेव हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव। और ये साई है, PSI साई। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम चाई से डिनोट करते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन वेव, हर वेव का, साउंड वेव का अपना वेव फंक्शन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपना वेव फंक्शन होता है, फिजिक्स में वेव चैप्टर पढ़ोगे। बहते हुए चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नेट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं, और बहती हुई एनर्जी को हम वेव बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है करंट की और इलेक्ट्रिक करंट की एंड वेव की। बहते हुए चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो करंट है, और नेट फ्लो ऑफ एनर्जी है पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो वेव है। अब वो एनर्जी अलग अलग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी हो जाती है, कहीं पे मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है अलग अलग वेव में, पर बहती हुई एनर्जी को। तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहता है, तो वो भी एक वेव की तरह कंसिडर किया गया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन वेव, स्टेशनरी वेव, या फिर हम लोग उसको डी ब्रोगली वेव करके बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एज वेल एज मॉडर्न फिजिक्स में। साई is wave function of इलेक्ट्रॉन वेव, और इलेक्ट्रॉन वेव को बच्चों हम इलेक्ट्रॉन वेव डी ब्रोगली वेव होती है, मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव, वो हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब जस्ट साई का जो साइन हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो साई की वैल्यू का साइन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब हो सकता है, ठीक है। ये हम देखेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल में। दिस इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या फिर हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया इधर, क्योंकि श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल का ही देन है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और उसने श्रोडिंगर ने, इरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसीडर किया और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया। वहां पे इलेक्ट्रॉन को एक हम वेव की तरह कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव, पॉजिटिव नेगेटिव 0, और उसका वेव का एक फंक्शन है जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। इरविन श्रोडिंगर ने साई से डिनोट किया, बस उसी के बारे में थोड़ा सा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी विल स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, लेट अस स्टडी दिस फर्दर। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं हम लोग। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की शेप देखेंगे, पी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की शेप इज नॉट रिक्वायर्ड, पर सबसे पहले नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जे एंड नीट, एफ ऑर्बिटल की शेप।
तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल की शेप हम देखते हैं। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। किस शेप का होता है? स्फेरिकल। ये न्यूक्लियस है और एस ऑर्बिटल क्या होगा? स्फेरिकल होगा। व्हाट इज ऑर्बिटल? वो इमेजिनरी स्पेस और इमेजिनरी रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is maximum. More than 90 to 95% probability जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की होती है, उस रीजन को अराउंड द न्यूक्लियस हम ऑर्बिटल बोलते हैं या ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एस सेल में 1s 2s 3s जिस भी एस सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर एक स्फेरिकल रीजन में रहता है। तो एस ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का, और ये एस ऑर्बिटल की शेप कहाँ से आई? एस ऑर्बिटल की शेप श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल की जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे आती है ये। तो एस ऑर्बिटल का शेप आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। स्फेरिकल नहीं लग रहा तो स्फेरिकल इसको मान लेना, क्योंकि मेरी ड्राइंग आपको ये परफेक्ट स्फेयर नहीं लग रहा है तो दोस्तों इसको परफेक्ट स्फेयर मान लेना, क्योंकि मेरी ड्राइंग और सोनिया गांधी जी की हिंदी दोनों टक्कर की है। एक अच्छे डॉक्टर की राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती और एक अच्छे इंजीनियर की ड्राइंग किसी को समझ में नहीं आती। हालांकि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जोक्स अपार्ट, ये मजाक के लिए मैं बोल रहा था, बट यू अंडरस्टूड दिस इज परफेक्ट स्किल से स्फेरिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर मिलता है। इसके इधर इधर इलेक्ट्रॉन कहीं पे मिलने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, ज्यादातर इधर ही मिलता है एस का इलेक्ट्रॉन। तो एस ऑर्बिटल की शेप हो गई स्फेरिकल शेप। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की फोटो ले सकते हो तो उसके स्नैप लें तो इलेक्ट्रॉन इधर देखा, इधर देखा गया, इधर देखा गया, इधर देखा गया, इधर 95% प्रोबेबिलिटी है कि इस रीजन में मिला तो हमने बोल दिया ये ऑर्बिटल है, बाकी जगह प्रोबेबिलिटी उसकी नेग्लिजिबल है मिलने की। तो हम बोले कि ये एस ऑर्बिटल। अब 1s ये होगा, उसी का 2s थोड़ा बड़ा स्पेयर होगा, 3s और बड़ा होगा, 4s और बड़ा होगा, यानी कि 1s 2s 3 जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1s 2s 3s में 1 2 3 इसलिए बढ़ती जा रही है, वैसे ही शेप तो स्फेरिकल ही है लेकिन साइज ऑफ एस ऑर्बिटल बढ़ता चला जाता है एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। ठीक है। तो व्हाट इज द ऑर्बिटल? अब स्फेयर की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एक्स एक्सिस के लोग है, वाई एक्सिस के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो स्फेरिकल है, स्फेयर का कोई पर्टिकुलर, ये न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोलेंगे। तो एस ऑर्बिटल की शेप मतलब क्या होगी? स्फेरिकल शेप रहेगी। ठीक है। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। इसमें आप कोई यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोड मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निल है, ऑलमोस्ट निल है। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है उसको हम नोड बोलते हैं। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जहाँ पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है उस रीजन को हम नोड ऑर्बिटल बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। और वो प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो उसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे। पॉइंट है तो नोडल पॉइंट बोलेंगे, प्लेन है तो नोडल प्लेन बोलेंगे। यस और नो? तो इसमें कोई नोडल प्लेन, कोई भी नोडल प्लेन न्यूक्लियस से होकर गुजरती है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, तो इससे कोई भी ऐसी प्लेन स्फेयर से न्यूक्लियस के चारों तरफ है, बोर्ड तो 2D का है पर ये पूरा स्फेरिकल है, तो न्यूक्लियस से पास होता हुआ कोई प्लेन हम ले ही नहीं सकते। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितनी रहेंगी इसमें? नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने रहेंगे एस में? एनएस में है ना, एनएस के लिए कितनी रहेंगी? 0। और एल की वैल्यू भी कितनी है? नंबर ऑफ नोडल प्लेन एल है और एल की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स किसी को भी निकालने हो तो वो कितनी रहती है? एल के बराबर होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर। और 1s 2s 3s किसी भी s के लिए बताओ क्या होता है? एल की वैल्यू 0 होती है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और प्लेनर नोड्स नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और प्लेनर नोड्स इज इक्वल टू n, है ना। ये जस्ट एक
फॉर्मूला है ns के लिए हमने देखा, तो s ऑर्बिटल के लिए s। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर है, किसी x y z किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना खास नहीं है, सब डायरेक्शन बराबर है क्योंकि स्फेरिकल है। इसमें कोई नोडल प्लेन हो नहीं सकती, न्यूक्लियस से पास होती हुई कोई भी नोडल प्लेन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, तो नोडल प्लेन कैसे हो सकती है? वहां तो नोडल प्लेन वो प्लेन जिसके अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल। p, d और f ऑर्बिटल सब डायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है स्फेरिकल शेप की वजह से। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब दोस्तों p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। क्या होती है? डंबल शेप। डंबल तो जिम में आपने उठाया होगा, ये सुन लो। डंबल किस तरह का होता है? इस तरह होता है डंबल, लाइक दिस, है ना? डंबल आपने ऐसा भी देखा होगा। तो यही शेप होती है, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया इधर। एक्चुअल में ऐसी होती है पर बनाने में हम ऐसे बनाते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल। ये न्यूक्लियस है बीचों बीच, तो न्यूक्लियस के एक तरफ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इधर इधर इलेक्ट्रॉन मिलता है, इधर इधर, है ना? वेव मैकेनिकल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनसे जो p ऑर्बिटल की शेप आती है वो डंबल शेप आती है। यानी कि अगर हम px की बात करें तो x एक्सिस के अलोंग नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, न्यूक्लियस इज टेकन एज ओरिजिन फॉर इक्वेशन। किसी भी कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो ओरिजिन तो लेना पड़ता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग भी इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी है। तो जहां जहां पर s और ये ऑर्बिटल है वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जितने ज्यादा डॉट बना रहा हूं मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलने की संभावना है। बाकी सब जगह नेग्लिजिबल है क्योंकि वो सब आपके ऑर्बिटल में नहीं आते हैं, p ऑर्बिटल में। तो डंबल शेप का होता है। अब मैं p ऑर्बिटल 3 है आपके, ये x एक्सिस ले लेता हूं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, लेट अस टेक z एक्सिस। तो मैं सबसे पहले px ऑर्बिटल, यहां पे py ऑर्बिटल, और यहां पर अगर हम बात करें तो pz ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे हम लोग। pz ऑर्बिटल देखो भाई, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x एक्सिस में x एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, py ऑर्बिटल में y डायरेक्शन के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, pz में z डायरेक्शन बताता है, z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो pz ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट ऑर्बिटल क्या है? प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्रीफर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कहां पर ज्यादा है। तो s ऑर्बिटल की बात, तो यहां पर रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हम बनाने में कैसे बना देंगे डबल शेप का? यहां तो बिल्कुल नहीं है, ये तो न्यूक्लियस है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में न्यूक्लियस को ओरिजिन माना गया है, तो अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहां पर एक लोब है, यहां पर एक लोब है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग है, तो एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, तो px ऑर्बिटल ये हो गया। px ऑर्बिटल में अगर हम बात करें, px ऑर्बिटल में डंबल को थोड़ा और ढंग से बना लीजिए चाहे तो, whatever you feel comfortable। ये x एक्सिस होगी, तो x एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज x एक्सिस। तो
तो इसको हम बोलेंगे दोनों लोब बराबर हैं, बोथ लोब आर आइडेंटिकल, बोथ लोब्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये px ऑर्बिटल हो गया। अब px ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूं, ये तो न्यूक्लियस है, तो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इधर ये तो मैंने जानबूझ के इसको टच करते हुए दिखा दिया सेफ दिखाने के लिए, बट जो x है y है और z x एक्सिस ये है, y एक्सिस z एक्सिस क्या होगी डस्टर के डायरेक्शन में, तो ये y हो गया और ये आपका z हो गया, तो y z प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन जो जिसमें मेरा हाथ घूम रहा है परपेंडिकुलर टू बोर्ड y एक्सिस से पास, ये yz प्लेन है, तो yz प्लेन में इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, yz प्लेन के अलोंग तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो yz क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। तो नोडल प्लेन क्या हो गया इधर, व्हाट इज द नोडल प्लेन, नोडल प्लेन इज इक्वल टू yz प्लेन, नोडल प्लेन इज yz प्लेन, py है तो y एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अलोंग द y एक्सिस। तो बच्चों ये बिल्कुल यहां पर बिल्कुल नील दिखानी है, यानी कि ये इधर एक लोब है ऑलमोस्ट स्फेरिकल, यहां पर भी लोब है क्लोज टू स्फीयर, तो हम क्या बोलेंगे बीचों बीच तो नहीं है, ये टच कर रहे हैं, मतलब यहां पर इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एक्चुअल में कैसे है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइक दिस, एक्चुअल में ये ऐसा है, तो यहां तो ये तो पूरा नोड, यहां तो न्यूक्लियस है और नोड है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये y तो z एक्सिस कैसे हो जाएगा, x ये y एक्सिस और z एक्सिस ये हो जाएगी, z एक्सिस ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, z एक्सिस ही हो जाएगा, तो xz प्लेन बना लो, py है तो xz प्लेन, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, तो xz प्लेन क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा जिसमें मेरा हाथ घूम रहा है, xz प्लेन है, ये पूरा xz प्लेन है, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये xz प्लेन है, तो xz प्लेन के अलोंग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है नहीं, इधर है y एक्सिस के अलोंग, तो xz प्लेन इज नोडल प्लेन, तो यहां पे नोडल प्लेन कौन सी हो गई, नोडल प्लेन इज py में xz प्लेन। मैं बात करता हूं pz ऑर्बिटल, तो z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, xy ये आपकी z एक्सिस हो गई, तो z एक्सिस के अलोंग ये z एक्सिस हो गई आपकी, तो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड z एक्सिस, तो z एक्सिस ये है, बोर्ड के बाहर है, बोर्ड पे दिखाएंगे, एक लोब क्या होगा, न्यूक्लियस के इधर रहेगा, दूसरा लोब क्या होगा, दूसरा लोब या लूप क्या रहेगा, उधर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस के अलोंग, दिस इज z एक्सिस, तो ओरिजिन के इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, बोर्ड के बाहर है और बोर्ड के अंदर है, बैक साइड है, तो ये बोर्ड वाली जो प्लेन है वो xy प्लेन है, एक बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के पीछे की साइड है, तो ये xy प्लेन क्या है, नोडल प्लेन है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या हो गई, एक नोडल प्लेन हो गई, दैट इज xy प्लेन, नोडल प्लेन इज xy प्लेन, नोडल प्लेन इज xy प्लेन। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान रखना, इमेजिन भी कर लिया आपने, px ऑर्बिटल में yz नोडल प्लेन, py में xz नोडल प्लेन और pz में xy नोडल प्लेन, वैसे याद हो गया, px तो yz प्लेन नोडल प्लेन, py तो xz नोडल प्लेन हो गया, pz तो xy नोडल प्लेन हो गया, ये हो गया आपके डिफरेंट नोडल प्लेन्स। अब इसमें क्या होगा, साइन देख रहे हैं हम, जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वेव का, उसका साइन एक लोब में अगर आपका पॉजिटिव होता है तो दूसरे लोब में नेगेटिव होता है, एक लोब में पॉजिटिव होता है तो दूसरे लोब में नेगेटिव होता है, एक लोब में पॉजिटिव एक साइड तो सिमेट्रिकली उधर साई का नेगेटिव होता है वेव फंक्शन। तो ये कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, साई का साइन है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, दिस इज नॉट चार्ज, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का। वेव में फेज पढ़ते हैं तो फेज को बताता है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, ये फेज को बताता है वेव फंक्शन,
पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, तो ये मैंने साइन ऑफ वेव फंक्शन दिखाया है, साई का साइन दिखाया है। ये कोई चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नहीं बता रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल? तो ये जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py एंड pz, इसलिए x y z डायरेक्शन आते हैं ऑर्बिटल्स में, दीज आर डायरेक्शनल, दीज आर डायरेक्शनल। और इन्हीं के डायरेक्शन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड, ऑर्बिटल के डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। आगे जाके आप देखोगे डिफरेंट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, 9th में आपने पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड Na पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म +1 चार्ज है, तो Cl नेगेटिव इधर से अट्रैक्ट हो, इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इधर से चार्ज अट्रैक्ट हो, इधर से हो, डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं, किधर से भी आ जाए, सब जगह बराबर अट्रैक्शन है। तो जो कैटायन एनायन को और एनायन कैटायन को आयनिक कंपाउंड में अट्रैक्ट करता है, तो कहीं से भी आके अट्रैक्ट कर सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल एंड कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ये ऑर्बिटल के डायरेक्शनल नेचर से ही कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसका जन्म होता है इस फंडे का। तो ये px py pz xyz डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इसी प्रीफर्ड ओरिएंटेशन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिटल को बताता है। ये सुनो 3 m की वैल्यू थी यहाँ पर, +1 -1 0, क्योंकि l = 1 हो गया था p के लिए। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितनी हो जाएंगी, l और np की अगर हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की, तो l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे नोडल प्लेन 1 हो गई, कौन सी, yz प्लेन। यहाँ पे नोडल प्लेन py में xz एक नोडल प्लेन हो गई, और यहाँ पर xy नोडल प्लेन होगी pz में। तो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स पर ऑर्बिटल, 1 नोडल प्लेन इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं थर्ड, शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल का जो जनरल शेप होता है बच्चों, वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल शेप होता है d ऑर्बिटल्स का। शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज डबल डंबल शेप, शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज डबल डंबल शेप। तो ये डबल डंबल शेप हम लोग देखेंगे, शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज डबल डंबल शेप। तो d ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं आपके, dxy होता है, dyz होता है, dxz होता है, एंड dx² - y² होता है, एंड dz² होता है। ये 5 d ऑर्बिटल होते हैं, सब में डायरेक्शन आ रहे हैं x y z, तो ये डायरेक्शनल है, ठीक है। अब देखो d ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल शेप होती है, एक्सेप्ट दिस, इन सब की शेप तो होती है डबल डंबल, और इसकी जो शेप होती है डोनट शेप होती है। क्या होती है, डोनट शेप। डोनट मतलब रिंग। ये सुनो, सैटर्न के इधर रिंग है, आप लोगों ने, और भी प्लेनेट के इधर रिंग है, पर सैटर्न के लोग डायग्राम में बना हुआ होता है, इसलिए ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन इमेजेस, तो इमेज से चीज ध्यान रहती है। मैंने टेबल बना दी तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, बॉक्स में रख दिया तो अच्छे से, बिकॉज ह्यूमन माइंड वर्क्स लाइक दैट। ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन इमेजेस, हर चीज की इमेज बनाता है पर्टिकुलर, वही बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफ खींच लेता है किसी का। एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग यही है, इसलिए ग्राफ से, टेबल से अच्छा समझ में आता है, हम लोगों को देखकर अच्छा समझ में आता है, सिर्फ ऐसे बोल देंगे तो अच्छा समझ में नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस, रीजन इज दिस। तो डबल डबल, कभी कभी बोलते हैं कि कौन सा d ऑर्बिटल है जो ओड होता है बाकी सबसे, ओड मतलब डिफरेंट, शेप वाइज dz², क्योंकि इसका डोनट शेप, अभी देखेंगे एक्चुअल में, इनका डबल डबल शेप है, इसका डोनट शेप है, ठीक है। शेप वाइज इस तरह d ऑर्बिटल को हम दो हैं, तो जनरल शेप तो डबल डंबल है, लेकिन इसका डोनट शेप है, दिस इज डिफरेंट, डोनट मतलब रिंग। अब एक और क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, इन 3 को एक कैटेगरी में रख लेते हैं, इन 2 को एक कैटेगरी में रख लेते हैं। इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स।
एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये काफी काम आएगा। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल। देखो एक्स वाई जेड एक्सिस के किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑर्बिटल का, प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग है, तो हम उसको एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। और एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में कहीं पर है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड है तो उनको एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे px, py, pz तीनों एक्सियल ऑर्बिटल थे क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड था रिस्पेक्टिवली फॉर px, py एंड pz ऑर्बिटल्स। तो वो सब तो एक्सियल ही थे। यहाँ पर सारे एक्सियल नहीं है जी। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच इसका मीन देखा जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो बिल्कुल बीचों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, 45 डिग्री पे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। वाई और जेड एक्सिस के बीचों 45 डिग्री पे होता है। अभी हम डायग्राम से समझेंगे, ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन इमेजेस, तो इमेज और डायग्राम बनाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। और यहाँ अलोंग द एक्सिस होता है। ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है, दिस इज जस्ट वन क्लासिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितनी होंगी डी ऑर्बिटल में? L की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 हो जाएंगी, नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 हो जाएंगी। अब देखेंगे तो अब सबका हम लोग शेप बनाते हैं वन बाय वन। लेट अस ड्रॉ द शेप। Let us make sufficient space. बच्चों ये एक्स ऑर्बिट, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू बोर्ड हो गया। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोर्ड हो गया इधर। ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोर्ड हो गया बचा हुआ, क्योंकि ऑल थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सब लोगों को पता है। ये ओरिजिन किसको बताता है? न्यूक्लियस को बताता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है मोर देन 90%, तो उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या है? डबल डंबल है तीनों में। यहाँ पे डी एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, ये डी वाई जेड ऑर्बिटल हो गया और ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, एक्स वाई ऑर्बिटल यहाँ बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे, और यहाँ पर भी बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे। ये 45 डिग्री एंगल है ना, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच एक डंबल तो ये हो गया और दूसरा डंबल आपका ये हो गया। चारों डंबल बिल्कुल सिमेट्रिक है, आइडेंटिकल है। छोटा बड़ा लग रहा है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, इधर है बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। सारे लोग, 4 लोग हैं इसमें। ठीक है, वाई जेड में भी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्स जेड में बिल्कुल ऐसे ही है। ये नॉन एक्सियल है। चारों लोग बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। यू कैन ड्रॉ देम बिल्कुल आइडेंटिकली। ठीक है, तो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स ये हैं, ये 45 डिग्री पे हैं आपके तीनों में। जो भी एक्सिस हैं उन एक्सिस से 45 डिग्री के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मेन पोजीशन है।
ठीक है। सो अलोंग द एक्सिस नहीं है, एक्सिस से 45 डिग्री पे उनकी मेन पोजीशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। कहां पर? यहां सब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है डी वाई जेड की। तो डी वाई जेड का प्रेफर्ड ओरिएंटेशन इस तरह है, पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये तो न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक लोब होगा, दूसरा लोब, ये 4 लोब है। एक डंबल में 2 लोब होते हैं, यहाँ पे 4 लोब है ना, 4 लोब है डबल डंबल, तो तीनों का डबल डंबल सेम हो गया। यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोर्ड हो जाएगा। ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोर्ड हो जाएगा। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोर्ड हो जाएगा। यहां पर जो नोडल प्लेन्स हैं बच्चों, ये एक्स और वाई है। जल्दी से याद करना है नोडल प्लेन्स कौन कौन सी हैं। 2 नोडल प्लेन है, एल की वैल्यू 2 होती है, तो एक्स वाई जल्दी से याद करना हो तो एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। तरीका आप समझ गए। यहां पर अगर हम नोडल प्लेन्स देखें, अभी इमेजिन करवाऊंगा मैं आपको, तो कौन कौन सी होगी नोडल प्लेन? वाई और जेड है, तो एक्स मिसिंग है, तो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये 2 नोडल प्लेन हो गए। एक्स और जेड में वाई मिसिंग है, तो नोडल प्लेन हम कैसे लिख लेंगे? एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, ये आपकी नोडल प्लेन्स हो गई। तो 2 नोडल प्लेन्स हैं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होती है? प्लेनर नोड या नोडल प्लेन एल के बराबर होते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और सारे डी हैं, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। नोडल प्लेन 2 है। अब इमेजिन कर लेते हैं कैसे। ये लोब इधर है, ये बिल्कुल इधर तो 0 है, बनाने में से बना दिया, पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ये कैसे है एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऐसे है ही। दूसरा लोब, तीसरा लोब और चौथा लोब। तो बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बताओ ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो ये वाई जेड प्लेन हो गया, वाई जेड, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन क्या है? नोडल प्लेन है, इलेक्ट्रॉन तो इधर मिल रहे हैं, वाई जेड प्लेन के अलग तो नोड है। ये जेड है, ये एक्स है, ये जेड है, तो ये क्या हो गई? एक्स जेड प्लेन हो गई। तो एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन आर नोडल प्लेन्स। सेम वे वाई और जेड का हो गया, तो ये क्या हो गया? इधर ये वाई हो गया, इसकी बात करें तो ये जेड हो गया, तो ये क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो क्या होगा? एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन, एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन, तो एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन आर नोडल प्लेन। इधर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, डी एक्स जेड में एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये वाई जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन हो गए, वाई जेड एंड एक्स वाई प्लेन। होप यू आर एबल टू इमेजिन इट, होप यू आर एबल टू इमेजिन इट। ठीक है। अब इसमें ऑल्टरनेट में जो वेव फंक्शन का साइन होता है, इसका साइन जो होता है, चार्ज नहीं साइन, ऑल्टरनेट लोब में इस तरह जाए तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह चेंज होता रहता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इधर आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह रहेगा। तो एक लोब में पॉजिटिव, दूसरे लोब में नेगेटिव, इस तरह क्रॉस वाले लोब का सेम वेव। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नहीं चार्ज। ये किसका है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का साइन है, उसका फेज बताता है। जब वेव चैप्टर आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये कुछ और साइन वगैरह आपको ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे, तब तक आप पढ़ चुके होंगे ये सब ऑर्बिटल के बारे में। बट दिस इज जस्ट कीप दिस एक्स वाई क्या शेप होता है? डबल डंबल शेप होता है। किसका? 2 नोडल प्लेन होते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन और प्लेनर नोड इज इक्वल टू एन। कोई भी डी हो, 4dxz हो या 5dxz हो या 3dxz हो, 3dyz हो, 5dyz हो, 6dyz हो, कोई भी डी हो, नंबर ऑफ नोडल प्लेन
दो होंगी, क्योंकि किसी भी डी के लिए डी एक्स वाई वाई जेड जेड है, कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो 4dxz 5dxz कोई भी डी है तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन प्लेनर नोड 2 रहेंगे आपके एल की वैल्यू के बराबर है ना। दैट इज जस्ट द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। ये तो तीनों नॉन एक्सियल हो गए, एक्सिस से 45 डिग्री पे है, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। तीनों क्या है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो तीनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग की शेप हम लोग देख चुके हैं। अब एक्सियल ऑर्बिटल की हम लोग देख रहे हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स d x square minus y square and next is xz ये dz स्क्वायर बनाते हैं। इसकी शेप डबल डम्बल ही है, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्सियल है तो कहां होगी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी? अलोंग द एक्सिस होगी। एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको सिमेट्रिक बनाना है ना। डन। तो ये खुद एक प्लेन क्या है? नोडल प्लेन है, और ये प्लेन भी क्या है? नोडल प्लेन है। तो दिस इज एंड दिस इज आर नोडल प्लेन्स। कितने नोडल प्लेन्स हो गए? दो नोडल प्लेन्स हो गए dy। डबल डबल शेप हो गया। साइन इधर अगर पॉजिटिव बोल दें, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह वेव फंक्शन का साइन है। किसका? वेव फंक्शन का साइन है। ऑल्टरनेट लोब में चेंज होता रहेगा कुल। यहां पर dz स्क्वायर में z एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होती है, और एक रिंग होती है। रिंग आप समझ गए? दिस इज रिंग। यहां पे वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव, और रिंग के इधर वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव। इसको 3D में इमेजिन कर लो। 3D में इमेजिन कर लीजिए। लेट अस हैव वन नोटबुक। लेट अस हैव वन नोटबुक। से ये आपके पास एक नोटबुक है। देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस ले लेते हैं इधर, ये आपकी वाई एक्सिस ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस ऊपर वर्टिकल। तो आप ऐसे देखो, दो रेड कलर के बैलून ले लो, है ना। आप कभी फेयर में गए हो, मेले में गए हो, तो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते थे, तो ऐसे बैलून भी होते थे बिल्कुल, और लंबे से एकदम लंबे चले जाते थे, ठीक है। और वैसे बलून तो रहते ही हैं ऐसे दिखने वाले, जिस हम लोग फुलाते हैं तो इलोंगेट हो जाते हैं। व्हेन इन्फ्लेटेड बलून्स इलोंगेट्स। तो क्या करो, इधर ओरिजिन है, ठीक है, इधर से एक बैलून रेड कलर का इधर बांध लो ऊपर, एक बैलून नीचे जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो गया एक बैलून रेड कलर का, एक बैलून नीचे हो गया। तो जेड एक्सिस के अलोंग एक बैलून ये हो गया, एक बैलून। इमेजिन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आप बड़े प्यार से इमेजिन कर पाएंगे। जेड एक्सिस इधर है, तो एक बैलून इधर ले लो रेड कलर का, एक रेड कलर का बैलून इधर ले लो। तीसरा एक रेड कलर का बैलून वैसा लो जो बिल्कुल पतला सा एकदम पाइप टाइप चला जाता है लंबा, ठीक है, राइट। वो भी बचपन में हम ऐसे हवा भरते थे, टिनिक लंबा हो जाता था, फिर हवा निकल जाती, फिर लंबा हो जाता था, लाइक दैट। हाँ, बचपन के दिन जिए होंगे, नहीं जिए तो आपने बहुत बड़ी गलती की थी, दोबारा जीना और वो बैलून को दोबारा से इन्फ्लेट करके जिंदगी जी लेना, कभी मौका मिले तो। ओके दोस्तों, तो एक बैलून इधर है, एक बैलून इधर है, दो रेड कलर के बैलून है, और तीसरा एक रेड, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ऊपर, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साइड एक बैलून, नेगेटिव जेड एक्सिस का दूसरा रेड कलर का बैलून, दोनों आइडेंटिकल है, और तीसरा बैलून वो बिल्कुल
लंबा जो बन जाता है पाइप टाइप, उस बैलून को लो और उसको लंबा पाइप टाइप, तो उससे एक रिंग बना लो, डोनेट बना लो, रिंग बना लो, रिंग, समझ गए? वो रिंग किधर लिखनी है? एक्स वाई प्लेन में रखनी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो बुक वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन में ये ओरिजिन है, तो एक्स वाई प्लेन के चारों तरफ इधर बुक के इधर रखा हुआ है वो तीसरा वाला लंबा वाला बैलून, पाइप वाला बैलून, वो बैलून इधर रखा है। तो कैसे है, इमेजिन कर लिया आपने, राइट? एक बैलून ऊपर है जेड एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस के दूसरा बैलून, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इधर है, तो इसके इधर एक एक्स वाई प्लेन में क्या रखा है, मेन सेंटर है तीसरे वाले पाइप वाले बैलून का, उसको सर्कुलर शेप में हम ले आए, रिंग शेप में ले आए, डोनट शेप में ले आए। तो समझ गए आप, ये क्या है ऊपर वाला बैलून, ये क्या है नीचे वाला बैलून, और जो एक्स वाई प्लेन है, इसको x को इधर मैं y बोल देता हूं, ठीक है? जो एक्स वाई प्लेन है उसमें ये रिंग है, 3D में इस तरह इमेजिन करो। अब देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अगर x एक्सिस से देखूं तो ऊपर नीचे बैलून और रिंग, y एक्सिस के साइड जाके देखूं तो ऊपर नीचे बैलून और रिंग उधर होगी उसी प्लेन में। तो यहां पे मैं अगर y एक्स एक्सिस लिख दूं, यहाँ पे y एक्सिस लिख दूं, तो सेम तो व्यू है, ऐसा ही दिखेगा जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्स वाई की पोजीशन एक्सचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन इमेजिन इन 3D। एक्स एक्सिस की तरफ देखोगे तो ऊपर नीचे दो लोग दिखाई देंगे, एक रिंग, y एक्सिस की इधर से देखोगे तो भी एक्स वाई प्लेन में रिंग। आप समझ गए, वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया। अब इसमें तो दो नोडल प्लेन हो गई, यहाँ पे दो नोडल प्लेन नहीं, नोडल कोन होते हैं। कौन समझ गए? ये समझ गए आप, जेड एक्सिस के एक बैलून रेड कलर का, दूसरा रेड कलर का बैलून, तीसरा रिंग रेड कलर का, तीसरा बैलून। अब मैं रेड कलर क्यों लिया? क्योंकि रेड कलर इज सिंबल ऑफ लव एंड रेड कलर इज सिंबल ऑफ डेंजर एज वेल। एक्चुअली लव एंड डेंजर आर सिनोनिम। व्हेन यू फॉल इन लव इट इज डेंजरस, तो बी कॉशियस। मेरे प्यारे बच्चों, संदेश ये देना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी डायरेक्शन से आप देखें ऐसा ही व्यू दिखाई देगा आपको, पक्की बात। अच्छा जी, ये हो गया आपका डी जेड का, इसका डोनेट शेप है, इसका डबल डबल शेप नहीं है, तो दिस इज ऑड मैन आउट, ये बाकी सब ऑर्बिटल से अलग शेप रखता है। पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस है तो एक्सियल ऑर्बिटल हो गया, इसका एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये एक्सियल ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं। इसमें नोडल कौन होते हैं? दो। नंबर ऑफ नोडल कौन्स आर दो। नोडल कौन्स वो हो गए एल के बराबर, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। नंबर ऑफ नोडल कौन्स, नंबर ऑफ नोडल कौन्स इज इक्वल टू। अब वो नोडल कौन क्या है इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन हो गया तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कप वाली और कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी आपने, कोन की आइसक्रीम। तो ये क्या है, नीचे वाले को भूल जाओ, ये एक कोन है आपके पास, क्या है? कोन, और बीच में आइसक्रीम रखी हुई, ठीक है? तो ये कोन हो गई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इधर है और रिंग में है। अब ये रिंग तो एक्स वाई प्लेन में है, ओरिजिन इधर है, तो ओरिजिन से बिल्कुल उस ऊपर वाले लोब के इधर क्या बन जाएगा? एक कोन बन जाएगा, ऊपर वाला लोब है। और वो रिंग का है, वो तो एक्स वाई प्लेन में है, और जेड एक्सिस के लोब इधर बन गया और एक्स रिंग तो इधर है, बिल्कुल रिंग के बीचों बीच ऐसे निकल जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो एक कोन ये हो गया, दूसरा कोन दूसरे लोब के लोब हो गया। तो हाउ मेनी नोडल कोन्स? 2। यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं, नोडल कोन बोलते हैं, नोडल कोन इज इक्वल टू 2। तो ये एक्सियल डी ऑर्बिटल हो गए। सो दीज आर शेप ऑफ डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। और एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज लीफ लाइक शेप। एफ ऑर्बिटल की शेप है दैट इज, तो डी ऑर्बिटल की शेप क्या हो गई? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी?
स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल की शेप क्या हो गई, डंबल शेप, डी ऑर्बिटल की शेप क्या हो गई, डबल डंबल शेप, और एफ ऑर्बिटल की शेप क्या हो गई, लीफ लाइक शेप। उसमें ज्यादातर आपको ट्रिपल डंबल शेप भी मिलेगा, लीफ लाइक शेप। इसकी शेप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, आई विल शेयर यू इन नोट्स। हम लोग बना सकते हैं बट आपके लिए इमेजिन करना बिट डिफिकल्ट एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। इन दिनों की शेप डेफिनेटली आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसकी शेप स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, ये सब डायरेक्शनल होते हैं। तो इसमें सबकी डबल डबल नहीं होती, मैंने जनरल शेप बोली है ना, जनरल शेप। डी जेड स्क्वायर की तो डोनट होती है, डबल डबल नहीं होती है, बट जनरल शेप हम नाम लेते हैं जब भी बोला जाता है। तो ये डबल डबल। अच्छा, हाउ मेनी स्पिन पॉसिबिलिटीज, एक प्लस हाफ दूसरी माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जब दो स्पिन पॉसिबिलिटीज हैं तो पर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। कोई आपको ये बोले कि देयर आर 3 स्पिन पॉसिबिलिटीज, तो पर ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन मान देना। तो नंबर ऑफ स्पिन पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ स्पिन पॉसिबिलिटीज is equal to maximum number of electrons per orbital. This is the point. ठीक है, जस्ट मैं आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस चीज के ऊपर। इफ there are 3 spin possibilities, then write, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19 and second element having atomic number 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, S P D F, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने रहेंगे मैक्सिमम, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 स्पिन पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3, यहाँ 3 3 और मैक्सिमम 9 आ सकते हैं P9 तक। और डी में मैक्सिमम 3 5 15 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसमें 21 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेट्स। पर ऑर्बिटल 3 हो गए, तो जितने भी ऑर्बिटल है मल्टीप्लाइड बाय 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फुल्ली फिल्ड के केस में। तो देखो क्या होता है आपका, अब प्रिंसिपल अभी वैलिड है। तो 1s के बाद 2s के बाद 2p फिर 3s, इस तरह चलता है। 19 इलेक्ट्रॉन है तो s में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, 3 फुल करते चले जाओ। फिर अगले में जाओ एनर्जी के हिसाब से, n+l रूल, आप प्रिंसिपल। यहाँ पे p में मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, तो कितना हो गया, 3s के बाद 3p आ जाएगा, फिर इसमें 3 हो गए, तो ये कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे ये 19 हो गया। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अगर 3 स्पिन पॉसिबिलिटीज हुई तो, यानी कि पर ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो। ये सुनो, ये एक जस्ट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे।
ये सब नो 10 होगा तो 1s फिर 2s फिर 2p। अब प्रिंसिपल तो वैलिड है, प्लस रूल स्टिल वैलिड है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। 3s तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 6 और 6 12 पर 10 ही है तो यहाँ 4 आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, 10 वाले का, अगर 3 स्पिन पॉसिबिलिटीज हुई तो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल आ सकते हो तो बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेकेंड पीरियड में एंड थर्ड पीरियड में, कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स। अब देखो s में एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन तो s में 2 ग्रुप होते हैं, एल्कली मेटल अल्काइल मेटल। p में 3 ऑर्बिटल तो 2 स्पिन पॉसिबिलिटी है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो कितने हो गए, 6 ग्रुप हो गए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली एंड देन नोबल गैस, इनर्ट गैस, तो 6 हो गए। डी में 10 ग्रुप होते हैं वैसे देखा जाए तो लाइक दिस। एफ वाले को तो एक ही ग्रुप में रख दिया, बात अलग है अगर सही ग्रुप में उनको लगते तो उनके 14 ग्रुप होते हैं, बिल्कुल यस और नो। तो दो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं उतने ग्रुप हो गए इस ब्लॉक में, जितने ऑर्बिटल पी इलेक्ट्रॉन में आ सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पी सबसेल में आ सकते हैं उतने ही ग्रुप हो गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स इन दैट ब्लॉक। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ग्रुप एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप हो गए। डी में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो डी में 10 ग्रुप हो गए, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 सब डी ब्लॉक के ही हैं। एफ को तो उसकी जहां पे उसकी जगह होनी थी वहां पर रखा ही नहीं, ये डीमेरिट भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो एफ की बात हम छोड़ देते हैं। तो सेकेंड पीरियड में क्या रहता है, एस ब्लॉक रहता है और पी ब्लॉक रहता है। डी ब्लॉक तो कब स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड में स्टार्ट होता है, ये समझो। फर्स्ट पीरियड में तो बस 2 ही है, हाइड्रोजन हीलियम 2 ही एलिमेंट 1s, ये सब। सेकेंड पीरियड में 2s वाले और 2p वाले। 2p वाले कौन से हो गए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, सब 2p में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है। और s ब्लॉक में s ऑर्बिटल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेकेंड पीरियड मतलब लिथियम एंड बेरिलियम 2 हो गए। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 ग्रुप हो जाएंगे और 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पर है, 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 9 ग्रुप हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर 12 ग्रुप्स होंगे अगर 3 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल अगर हम रखने का प्रावधान करते हैं तो। थर्ड में क्या क्या रहेगा, 3s होता है, 3p होता है, यस और नो, 3d ये हो सकता है। 3d वाला तो वैसे फोर्थ पीरियड में आता है, किसमें आता है, फोर्थ पीरियड में आता है। तो इससे 3 ग्रुप बन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, पी में मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 9 ग्रुप बन जाएंगे पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड में। ये तो होगा नहीं, लेकिन अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4s रहेगा, 4p रहेगा और 3d वाले भी रहते हैं। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट कहां पे इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, n-1 d3d में ले जाते हैं, स्कैंडियम टू जिंक अगर आपको ध्यान हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 15। तो ये डी ब्लॉक वाले हो गए फोर्थ पीरियड के, ये हो गए 4s 4p वाले फोर्थ पीरियड के, s और p ब्लॉक वाले। तो कितना हो गया, 15 और 12 27। तो टोटल एलिमेंट फोर्थ पीरियड देखें तो हम 27 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके
फोर्थ पीरियड में अगर 3 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल रखें तो फंडा क्या है, एज सिंपल एज दैट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन और 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। तो उतने ही ग्रुप हो जाते हैं। एफ ब्लॉक तो छोड़ दो, वो तो डीमेरिट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। लेकिन अगर 3 ऑर्बिटल पर डब्बा पर ऑर्बिटल रखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, पी सब सेल में 9 हो जाएंगे, डी सेल में 15। तो एस ब्लॉक के 3 ग्रुप हो जाएंगे, पी ब्लॉक के 9 ग्रुप हो जाएंगे, डी ब्लॉक के। तो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स इन दैट ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस फंडा ये है, एज सिंपल एज दैट। और उसी के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन की गई है आपकी, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग Z इज इक्वल टू 22। फर्स्ट केस, इफ if our principle is obeyed, second is our principle is not obeyed। our principle क्या होता है, n plus l रूल के अकॉर्डिंगली सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना। यहाँ पे कुछ नहीं। तो our रूल के अनुसार क्या है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p 2p 3p 4s, इस तरह चलता रहेगा। 22 इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, न्यूट्रल एटम में। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, और न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। तो 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 6, अपनी तरफ से तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे हम लोग, वो तो स्पेशल क्वेश्चन बना दिए थे 3 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल के। जस्ट 2 एग्जांपल जो किए हैं, दैट इज हाइपोथेटिकल केस। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए, 3p6 4 2 to 4 6 10 to 12 to 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s2 और ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो गए, 3d2 ये हो जाएगा 22। ये तो हो गया आपका 22। वैसे 22 किसका होता है, टाइटेनियम का होता है एटॉमिक नंबर, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें हो। नॉट ओबेड तो भाई साहब 1s फिर 2 वालों में सब में भर दो, फिर 3 वालों में सब में भर दो, फिर 4 वाले आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 22 4, यहीं तक ही मामला सिमट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा आपका, फिल करते चले जाओ कंटिन्यूसली। 4d 4s 3d से पहले आएगा, वो तो आपको प्रिंसिपल n plus l रूल के अनुसार था, इधर थोड़ी ना है। तो इफ आवर रूल इज नॉट ओबेड तो कंटिन्यूसली 1 वाले में भरते चले जाएंगे, 2 में 2s 2p 2 होते हैं उनमें भर जाएंगे, फिर 3 वाले में, फिर 4 वाले में, इस तरह कंटिन्यूसली हम लोग फिल करते चले जाए इलेक्ट्रॉन। आवर प्रिंसिपल इज नॉट ओबेड, देन वी विल फिल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस फैशन। तो दोस्तों ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। नोमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 यानी कि 93 ऑनवर्ड्स, उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। और ये आपके सुपर हैवी एलिमेंट के लिए वर्ड रूट याद होना चाहिए डिफरेंट डिजिट के लिए, खासकर अगर डिजिट 4 है एटॉमिक नंबर में तो क्वेड यूज करेंगे, 7 है तो सेप्ट यूज करेंगे, 9 है डिजिट तो ENN यूज करेंगे, 0 है तो नील और 1 है तो अन। बाकी तो सिंपल है, बाई ट्राई वो सब 2 और 3 के लिए, और उनका जो पहला लेटर है वही आप एब्रीविएशन की फॉर्म में सिंबल बनाने के लिए एलिमेंट का यूज करेंगे। बस दैट्स ऑल।
सफिक्स एम लगाएंगे बस, इसके अलावा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कुछ खास है नहीं ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, पी डी एफ डायरेक्शनल होते हैं, पी डबल शेप, डी डबल डबल शेप और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। दिस इज हाउ डी ऑर्बिटल्स में डी जेड स्क्वायर होता है, वो डोनेट शेप का होता है। डी जेड स्क्वायर में दो नोडल कॉन्स होते हैं, बाकी सब में नोडल प्लेन। इस किसी भी ऑर्बिटल की नोडल प्लेन देखनी हो तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन वन ऑर्बिटल इज इक्वल टू एल। एल इज एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ दैट ऑर्बिटल। हर सबसेट के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर एसपीडीएफ के लिए 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली फिक्स होता है, और फिक्स है तो आप आसानी से बता सकते हो कितनी नोडल प्लेन या प्लेनर नोड्स होंगी या नोडल कौन होंगे, यू कैन टेल वेरी इजीली, राइट। तो दोस्तों लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इज डन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी विल स्टार्ट इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल स्टार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।